Good morning students. Today is class 8 subject SST part of history chapter 3rd. Chapter name is ruling the countryside. ग्रामीण इलाकों की तरफ शासन या ग्रामीण इलाकों पर शासन। अब ये समरी का एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करा चुके हैं। तो द कंपनी बिकम्स दीवान। अब कंपनी ने कैसे ग्रामीण इलाकों पर शासन किया, रूलिंग द कंट्री साइड। ऑन 12 अगस्त 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड दीवान ऑफ बंगाल एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और इट्स रेवेन्यू कलेक्ट बाय द रूरल एरियाज। यानी कंपनी ने 12 अगस्त 1765 को मुगल राजाओं के अकॉर्डिंग दीवान बंगाल में फाइनेंशियल यानी आर्थिक वित्तीय व्यवस्था ठीक करने के लिए दीवान अपॉइंट किए। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब कंपनी के पास रेवेन्यू या वित्त कैसे आता था, धन कैसे आता था। बिफोर 1865 द कंपनी परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज गुड्स। यानी 1865 में कंपनी ने गुड्स सामान के लिए यानी सामान के आयात के लिए गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन यानी वहां से सामान लेना, गोल्ड सिल्वर वहां बेचना। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड बंगाल। इस बिजनेस के लिए उन्होंने बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया उस सामान के फाइनेंस के लिए। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब उन्हें आवश्यकता महसूस हुई कि हम कृषि एग्रीकल्चर में कृषि को कैसे इम्प्रूव बढ़ावा दें। तो इट्स अब उसका मेन रीजन क्या था, उन्होंने क्यों एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। ये इट्स रेवेन्यू इनकम इंक्रीज। अपनी वित्तीय व्यवस्थाएं, धन की व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए। एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड और जिससे कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति हो। ये एग्रीकल्चर को हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी एग्रीकल्चर के बढ़ावा देने में। जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द हाई रेवेन्यू फिक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटेन लोगों ने जमींदारों के ऊपर फिक्स रेवेन्यू कर दिया कि आपको ईयरली इतना देना है, तो फिक्स कर दिया, चाहे फसल कैसे भी हो। तो ये कठिनाई थी जमींदारों के पास कि वो हाई रेवेन्यू नहीं दे सकते थे। अब द न्यू सिस्टम इन डिवाइड। अब नए सिस्टम को उन्होंने डिवाइड कर दिया कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें। फर्स्ट द महलवारी सिस्टम सेटलमेंट एंड द मुनरो सिस्टम, अदर नेम इज द रायतवारी सेटलमेंट। अब देखो महलवारी सेटलमेंट क्या था कि इसमें तो लोग कुछ ग्रामीण इलाकों यानी महलवाड़ी सेटलमेंट में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो ग्रामीण इलाकों से किया जाता था। विलेज, महल और रूरल एरिया। वहाँ पे दीवान तुगलकदार, इस महलवाड़ी सिस्टम में जहाँ दीवान किए थे इसमें तुगलकदार फिक्स किए थे कि तुगलकदार रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और कंपनी को जमा कराते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बी द मुनरो सिस्टम। ये मुनरो सिस्टम क्या है कि गवर्नमेंट वहां से मुनरो नाम के व्यक्ति जो ब्रिटेन से आए उन्होंने इस महलवाड़ी सेटलमेंट के बजाय मुनरो सिस्टम किया बंगाल में। अदर नेम इज द रायतवाड़ी सेटलमेंट। ये क्या है, रायतवाड़ी सेटलमेंट में बीच में कोई व्यक्ति नहीं होता था, ना दीवान ना तुगलकदार, बट कंपनी कलेक्ट
द रेवेन्यू फॉर द डायरेक्ट, यानी कंपनी रेवेन्यू को खुद कलेक्ट करती थी, बीच में कोई लोग नहीं होते थे। ये है राइतवारी सेटलमेंट, यानी महलवारी सेटलमेंट में कोई और व्यक्ति बीच में होता था जो रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देता था, बट राइतवारी सेटलमेंट में कंपनी डायरेक्टली लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। देखो बेटा 6 जो थी क्रॉप इन यूरोप, कंपनी ट्राइड टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑन ओपियम एंड इंडिगो। अब क्रॉप इन यूरोप में किन किन की डिमांड थी? सबसे ज्यादा डिमांड थी वहां पे ओपियम एंड इंडिगो की। अब ओपियम और इंडिगो की हिंदी मीनिंग होती है नील, और ओपियम मीन्स पहनने खाने वाली वस्तुओं की। सो ब्रिटिश forced to produce jute, tea, sugarcane, wheat, cotton and rice because it is a very big demand in Europe, and the also very big demand indigo in other country. अब हाई डिमांड इंडियन इंडिगो। अब इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों ज्यादा थी, यानी भारतीय नील की डिमांड क्यों ज्यादा थी? देखो द रिच ब्लू कलर्स वाज कॉमनली कॉल्ड एज इंडिगो, यानी जो नील, जो इंडिया की नील थी उसका कलर ब्लू था, नीला था। तो द ब्लू डाई वाज यूज्ड इन द मोरिस प्रिंट्स, और जो ब्लू डाई थी वो मोरिस पेंट्स में काम आती थी। सो इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। तो इंडिगो भारतीय जो नील थी उस कपड़े में यूज करने के लिए, कपड़े बनाने में जो यूज होती थी वो कहाँ यूज होती थी? इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। क्लॉथ को डाई करते थे वो नील से, और इटली, फ्रांस और ब्रिटेन कपड़े बनाने के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज एरिया थे वहाँ पे, तो नील की खपत बहुत थी। और नील यूज करने से उनकी जो कपड़े की जो क्वालिटी थी वो अच्छी हो जाती थी डाई करने से। सो इंडिया इंडिगो, जो इंडिया की जो नील थी, इंडिगो थी, उसकी बहुत बड़ी डिमांड थी। और आल्सो कॉटन, व्हीट, राइस, शुगर केन, बिकॉज द ब्रिटिश, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, दे आर द कोल्ड एरियाज। वहां पे ठंड होने से जूट, टी, शुगर केन, व्हीट, कॉटन, राइस, इनकी जो उत्पादन था बहुत कम था उस टाइम में। सो इनकी भी वहां डिमांड थी, इसलिए ब्रिटिश के लोगों ने ओपियम एंड इंडिगो की कल्टीवेशन पे बहुत बड़ा जोर दिया, क्योंकि नील से बड़ी इनकम थी उनके लिए, इन चीजों से बड़ी इनकम थी। अब हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड? अब इंडिगो की खेती कैसे करते थे वो? तो दो टाइप थे, निज कल्टीवेशन, सेकंड रायती कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन और रायती कल्टीवेशन में एक डिफरेंस था। निज कल्टीवेशन में तो कोई व्यक्ति अपने आप नील के पौधे लगाता था, बट उसके पास जगह कम होती थी और उसके लिए जो अच्छी जमीन थी वो अलाउ नहीं थी, और वो अपने आप कोई भी पीजेंट, मजदूर वगैरह वो खुद करते थे, यानी अपने आप those person grow the oven land, oven plants, after that he sell in oven of our condition। यानी निज कल्टीवेशन व्यक्ति अपने आप पैदा करता था, जमीन ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं होती थी, मोर देन 2000 प्लांट वो लगा सकते थे। तो
तो ये नीज कल्टीवेशन। प्रायोरिटी कल्टीवेशन में इट इज इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। कंपनी अपना पैसा लगाती थी, जमीन की जो वैल्यू थी यानी सॉइल अच्छी थी वहाँ की, जिससे वहाँ पे फसल अच्छी होती थी। बट और जो भी हेल्पर्स वगैरह थे वो कंपनी अपने पैसे से यूज कराती थी, अपने पैसे खर्च करती थी। बट जब नील प्रिपेयर हो जाती थी तो वो उनसे बड़ी लो कॉस्ट पे वो नील परचेज करते थे, जिसका 25% कंपनी का अपना हिस्सा होता था। उसमें बड़े सस्ते उसमें वो परचेज करते थे। सो इट इज कॉल्ड द रॉयल्टी कल्टीवेशन। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ नीज कल्टीवेशन एंड रॉयल्टी कल्टीवेशन? रेवेन्यू कलेक्ट बाय रॉयल्टी कल्टीवेशन में लोग अपनी फसल तो पैदा करते थे नील की, बट बेनिफिट्स बिल्कुल जीरो था। बट आफ्टर दैट लोग भूखे मरने लगे। तो वन रिबेलियन केम्स आउट। द रिबेलियन नेम इज ब्लू रिबेलियन। एंड आफ्टर यानी ब्लू रिबेलियन में क्या हुआ इसके बारे में अब बताएंगे। अब देखो बेटा, द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। अब ये नीली ब्लू रिबेलियन मीन्स होती क्रांति। ये हार्ड वर्ड है रिबेलियन, क्रांति। एंड आफ्टर उसके बाद क्या हुआ? इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ राइडर्स इन बंगाल रिफ्यूज ग्रो इंडिगो। हजारों लोगों ने बंगाल में इंडिगो नील की खेती को रिफ्यूज कर दिया, उगाने से मना कर दिया। रायोट्स अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज। रायोट्स एक प्रकार से किसानी है, यानी जो नील की खेती करते थे कंपनी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वो रायोट्स कहलाते थे। रायोट्स अटैक्स इंडिगो फैक्ट्रीज एंड रिफ्यूज पे प्लांटर्स, क्योंकि वो पैसा देते थे प्लांटर्स को जहाँ से वो प्लांट लेते थे नील के। तो उन्होंने फैक्ट्रीज एंड रिफ्यूज पे प्लांटर्स, फैक्ट्रियों को और प्लांटर को रिफ्यूज किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वरीड ऑफ अनदर रिबेलियन। अब उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी चिंतित हुई। वरीड भी चिंतित हुई कि कोई और रिबेलियन ना हो जाए। सो प्रोटेक्ट प्लांटर्स। सो उन्होंने प्लांटर्स की सुरक्षा की, प्रोटेक्ट किया उनको। एंड सेटअप इंडिगो कमीशन, और इंडिगो कमीशन सेटअप किया। उस कमीशन ने इस वर्क को हैंडल किया। एंड प्लांटर्स शिफ्टेड देयर ऑक्यूपेशन टू बिहार। और प्लांटर्स को बंगाल से हटा के बिहार में शिफ्ट कर दिया। अब देखो बच्चों, जाकर क्लास में बच्चों की क्वेरी रहती है सर कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। अब मैं अपनी तरफ से कुछ हार्ड वर्ड्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने है नहीं, बट जो मेरे माइंड में है उन हार्ड वर्ड को मैं बता रहा हूँ। इंडिगो, नील, वेट, संग्रह स्थल या सामान को एक साथ रखते हैं। जैसे आजकल अब सब्जी मंडियों में अपनी सब्जी वगैरह को प्रोटेक्ट करके अनोदर टाइम में यूज करते हैं, उस टाइम उसको वेट कहते थे। रायोट्स किसान, रेवेन्यू आयकर या कर, प्रोड्यूस उत्पादन, प्रिंट छापा, प्लग जोतना, लेबर मजदूर, असाल्ट हमला करना, अफीम। देखो सबसे ज्यादा ब्रिटिश शासन जोर किस पे दिया? दो ही खेती पे दिया, एक तो अफीम और दूसरी नील, इंडिगो पे, क्योंकि दोनों ही खेती ऐसी थी जिससे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट था। यूरोपियन कंट्री में इन दोनों चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। साथ में राइस, कॉटन की डिमांड खूब अच्छी थी कपड़े के लिए। So I hope that it is a summary of chapter 3rd। अब देखो समरी जो मैंने एक्सप्लेन की है, इट इज आप उसको सुने, बट ये चैप्टर घर पे ओपन रखें। और जो आपका मोबाइल है, क्योंकि ऑफलाइन मीडिया है, इसको आप आगे पीछे उस टाइम
में कर सकते हैं। तो ये सामने रखें, साथ में बुक का चैप्टर भी ओपन करें और पढ़ते चलें, सुनते चलें। इस तरह आप पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इन जो मैंने लिखा है इसी के अंदर। तो ये समरी है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में जो आज का जो हमारी क्लास हुई समरी की हुई है चैप्टर 3 हिस्ट्री की, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आई होप दैट कि जो भी आप कंटिन्यूअसली क्लासेस देख रहे हैं सब कुछ ठीक हो रहा है। फिर भी कोई क्वेरी है तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज सेंड करें, वी सेंड द रिप्लाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।